से आज देखेंगे फेजर relationships between voltage and current for elements like resistor, inductor, capacitor or for resistive, inductive and capacitive load. See please, पहला बात करेंगे for resistive load. Resistive load or for resistive element also you may say. See, सोर्स है AC सोर्स एंड लोड एलिमेंट क्या है, प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट R. आप सप्लाई कर रहे वोल्टेज V और यू से V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी एंड करंट जो है करंट फेजर दैट इज इक्वल टू, और करंट यू हैव टू डिटरमिन, सपोज वोल्टेज जानते करंट आप मालूम कर लीजिए सो दैट फेज एंगल आपको मालूम हो जाए. सी प्लीज I इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो ना, बोलेंगे V बाय R दैट इज इक्वल टू Bm साइन ऑफ ओमेगा टी बाय R. तो I आपको क्या मिला, I इज इक्वल टू Vm बाय R साइन ऑफ ओमेगा टी. अब I का जो एक्सप्रेशन आप देख पा रहे Vm बाय R टू साइन ओमेगा टी, इसमें अगर फेज करंट और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल का कंपैरिजन किया जाए, सी प्लीज यहां आपका फेज एंगल है 0 डिग्री, वोल्टेज का फेज एंगल 0, करंट का भी फेज एंगल कितना मिला 0 डिग्री, करंट का भी फेज एंगल आपको मिला कितना 0 डिग्री, मतलब बोथ करंट एंड वोल्टेज आर in phase. So for purely resistive load or for purely resistive element, voltage across resistor and current through resistor are in phase to each other. तो इनको फेजर से दिखाया जाए देन कुछ ऐसा होगा, ये वोल्टेज फेजर, तो इसी के अलोंग होना क्या बोलेंगे, इसी के अलोंग होगा, इसी से कोइंसाइड करेगा कौन, करंट फेजर. वोल्टेज फेजर और करंट फेजर दोनों क्या होंगे, इन फेज होंगे. वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर इन फेज होंगे ना. इसी को अगर वेव फॉर्म में दिखाया जाए देन कुछ ऐसा, दिस इज व्हाट योर वोल्टेज फेजर और करंट फेजर क्या है, देन करंट वुड बी इन फेज टू ईच अदर. करंट भी क्या हो ना, इन फेज, साथ साथ, मतलब जिस मोमेंट में वोल्टेज का मैक्सिमा उसी मोमेंट में करंट का भी मैक्सिमा हो रहा है. जिस मोमेंट में वोल्टेज अपना 0 को क्रॉस कर रहा है, करंट भी उसी मोमेंट में 0 को क्रॉस कर रहा है. लेट्स सी, दिस वन इज सपोज योर करंट, देन ये क्या होगा, ये आपका होगा वोल्टेज फेजर. करंट वोल्टेज आर इन फेज टू ईच अदर. ओके, नेक्स्ट फेज एंगल डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में कितना बोलेंगे, फाई, बोलेंगे 0 डिग्री. फेज एंगल डिफरेंस 0 डिग्री मीन्स आप बोलेंगे पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू cos 0 इक्वल्स टू 1 यूनिटी. मतलब प्योरली रेजिस्टिव लोड और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर की बात करें देन कितना, दैट इज यूपीएफ. इसी को बोलेंगे यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर. तो प्योरली रेजिस्टिव लोड के लिए पावर फैक्टर की बात करें तो यूपीएफ, और करंट और वोल्टेज दोनों फेजर्स क्या होते, इन फेज होते, दोनों इन फेज होते ना. सी इंस्टेंटेनियस पावर का भी अगर वेव फॉर्म की बात करें,
instantaneous power waveform, let's see please. Then see, instantaneous voltage multiplied by instantaneous current gives you instantaneous power. तो पावर की बात करें वेव फॉर्म से ही आप ये पता करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर का वेव फॉर्म, मतलब करंट और वोल्टेज वेव फॉर्म की मदद से। करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर भी क्या होना, पॉजिटिव होगा। इस व्हाट योर इंस्टेंटेनियस पावर। करंट वोल्टेज दोनों नेगेटिव, अगेन इट वुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आपका वेव फॉर्म किसका होगा, इंस्टेंटेनियस पावर का। आप गौर करके देख सकते इंस्टेंटेनियस पावर का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई करंट और सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी, सप्लाई मींस सप्लाई वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी है उसका दुगना फ्रीक्वेंसी किसका है, इंस्टेंटेनियस पावर का। कैसे बोलेंगे, जितना देर में वोल्टेज एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है उतना ही देर में इंस्टेंटेनियस पावर का वेव 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ओके, सो इंस्टेंटेनियस पावर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 2 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, 2 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, ना सी यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना, जब फेजर आप बनाएंगे करंट फेजर को बड़ा लेंथ से दिखाएंगे और वोल्टेज फेजर को बड़ा लेंथ से दिखाएंगे, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बिकॉज दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं। करंट एंड वोल्टेज बोथ हैव डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट डायमेंशंस, तो कोई भी बड़ा हो सकता है। हाँ, कोई भी बड़ा हो सकता है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड कंपैरिजन आपको करना ही नहीं है। आप किसी को बड़ा दिखाएं कोई मतलब उससे नहीं है। हाँ, करंट का करंट से कंपैरिजन, वोल्टेज का वोल्टेज से कंपैरिजन आप करेंगे लेंथ में, लेंथ वाइज। ओके, सो रेजिस्टिव लोड के लिए आप क्या क्या देखे, वोल्टेज एंड करंट दोनों इन फेज होते। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड करंट थ्रू रजिस्टर आर इन फेज टू ईच अदर, मींस वोल्टेज एंड करंट फेजर simultaneously exists for resistive elements, for purely resistive circuit. ओके, और इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सर्किट पावर फैक्टर की बात करें तो यूपीएफ, सर्किट पावर फैक्टर की बात करें तो यूपीएफ। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे एनालिसिस ऑफ, दूसरा बात करें फॉर प्योरली inductive, for purely inductive load, for purely inductive load. See, let us consider an AC source and load के तौर पे क्या लेना, एक inductive load, purely inductive load. This is your source और करंट आई। आप इंडक्टर के लिए वोल्टेज करंट रिलेशन आप जानते हैं। फॉर इंडक्टर, करंट थ्रू इंडक्टर इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रल VDT, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की बात करें तो V इज इक्वल टू L di/dt, L di/dt. Voltage across inductor is given by L di/dt. See, वोल्टेज करंट जो भी है समझना क्या है, साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं, मतलब इनको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फेजर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ सी, आप करंट को मान लीजिए, लेट्स से करंट इज इक्वल टू आई इज गिवन बाय Im साइन ऑफ ओमेगा टी, तो V आप मालूम कर लेंगे L इंटू Im साइन ऑफ ओमेगा टी dt। आप
डिफरेंशिएट करेंगे रिजल्ट आप पाएंगे एल इंटू आई एम इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बोलेंगे तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सो कॉस ऑफ ओमेगा टी. So this is what your voltage across inductor expression. Now see, अब cos ओमेगा t को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 90 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री. सी plus 90 degree angle can be represented by an operator that is your plus j, plus j, or minus 90 degree angle can be expressed by an operator that is minus j, minus j. So आप इसको लिख सकते एल आई एम ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, और प्लस 90 के लिए एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं क्या, प्लस जे. सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ वी. यहां से तो ये 1 मिनट प्लीज. कौन हाँ क्लास ले रहे हैं अभी. ओके, सो लेट्स सी प्लीज. आप भी लिख सकते हैं क्या जे एल आई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी. यहां से आप कॉम्पेरिजन कर लीजिए प्लीज. आई को आप माने थे आई एम साइन ओमेगा टी, और भी आपका जो आया वो कितना आया, एल आई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90. इससे आप ये बात देख पा रहे करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज एंगल डिफरेंस है वो कितना है, बोलेंगे 90 डिग्री. कौन लीड कर रहा, बोलेंगे वोल्टेज लीड कर रहा, करंट लैग कर रहा. सो इंडक्टर के लिए एक रिजल्ट आप कंक्लूड करेंगे कि फॉर प्योर इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड्स द करंट थ्रू इंडक्टर बाय 90 डिग्री. वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड्स करंट थ्रू इंडक्टर बाय 90 डिग्री. तो इंडक्टर के थ्रू फ्लो करने वाला करंट इंडक्टर के क्रॉस एपियर होने वाला वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, और इंडक्टर के क्रॉस एपियर होने वाला वोल्टेज इंडक्टर के थ्रू फ्लो करने वाला करंट से लीड करेगा बाय हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री. सो इट गिव यू योर फेज एंगल. फेज एंगल कितना, 90 डिग्री बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. कौन लीड कौन लैग, बोलेंगे वोल्टेज लीड करंट लैग. ओके, अब और आगे का भी अगर कुछ रिजल्ट आप कंक्लूड करना चाहते हैं देन सी प्लीज. क्या इसको लिख सकते हैं आई एम साइन ओमेगा टी को फिर से आप करंट फेजर लिख सकते हैं जे एल ओमेगा आई एम साइन ओमेगा टी को लिख देते करंट फेजर, और यू राइट फेजर. इसको वोल्टेज फेजर लिख दीजिए, करंट फेजर. बताइए वोल्टेज फेजर इज इक्वल टू समथिंग इनटू करंट फेजर. हाँ, Ohm's law in AC circuit you apply. Voltage phasor, see please, voltage phasor is equal to impedance multiplied by current phasor. Whatever the multiplication factor current के साथ जो कुछ भी गुना होगा, हाँ, that will give you impedance. इसको क्या बोलना, impedance. तो ये क्या देगा आपको, जे एल ओमेगा, it will give you impedance, impedance Z. कौन इंपीडेंस, इंडक्टिव इंपीडेंस. सो इंडक्टिव इंपीडेंस ZL कितना आना, इंडक्टिव इंपीडेंस ZL इक्वल्स टू जे एल ओमेगा, और यू राइट जे ओमेगा एल. ओमेगा कितना लिखते हैं, तो 2 पाई एफ, जे 2 पाई एफ इंटू एल. इसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इंपीडेंस. Inductive impedance ZL is given by J 2 pi F into L. अब
इसी को आप लेंगे, सी दिस इज योर जे पार्ट, जे को छोड़ करके इसी को बोलेंगे जेड एल कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज जे एक्सएल। एक्सएल को क्या बोल रहे हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, वेयर एक्सएल इक्वल्स टू, वेयर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, और दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाएगा तो बोलेंगे ओमेगा इंटू एल, इंडक्टिव इंपीडेंस बोला जाएगा तो बोलेंगे जे ओमेगा इंटू एल, जे ओमेगा एल, वेयर जे इज एन ऑपरेटर, प्लस जे रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड 1 विथ एंगल 90 डिग्री, माइनस जे रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड 1 विथ एंगल माइनस 90 डिग्री। हाँ, बात ध्यान रखिएगा प्लीज। प्लस जे रिप्रेजेंट्स, प्लस जे मतलब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट्स पोलर फॉर्म में इसी को बोलेंगे तो 1 एंगल 90 डिग्री, और माइनस जे रिप्रेजेंट्स 1 एंगल माइनस 90 डिग्री। प्लीज फॉलो करेंगे, ठीक तो? ओके, अब इनके इसके लिए फेजर बना है। फेजर बनाए कहे तो फॉर इंडक्टर, फेजर्स की बात करें फॉर इंडक्टर और फॉर इंडक्टर मीन्स एक इंडक्टर है, इसके क्रॉस जो एसी वोल्टेज है दैट इज योर V, एंड करंट जो फ्लो कर रहा अल्टरनेटिंग करंट दैट इज I। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर V, करंट थ्रू इंडक्टर इज I। देन वोल्टेज फेजर आप क्या देखें लास्ट एनालिसिस से, या आप इस बात को कंक्लूड किए कि वोल्टेज फेजर जो है करंट फेजर से लीड करता। सपोज दिस इज योर करंट फेजर, देन वोल्टेज फेजर लीड करना, वोल्टेज फेजर लीड करना मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लीडिंग डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव करेंगे लाइकवाइज, तो ये आपका होगा वोल्टेज फेजर। एंगल कितना? 90 डिग्री। ओके, यू नो फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स इन स्पेस। तो वोल्टेज करंट को लीड करेगा, बट पोजीशन जो है कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही बस होना। लाइक पहले अगर वोल्टेज फेजर बनाए देन करंट फेजर ऐसा हो सकता, करंट फेजर लैग ये भी हो सकता। आप यदि वोल्टेज फेजर ऐसा बनाए, फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट योर वोल्टेज फेजर, वोल्टेज फेजर से करंट फेजर क्या होना? करंट फेजर लैग करना, लैग मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कोई भी फेजर डायग्राम जो है वो, इनमें से कोई भी फेजर डायग्राम करेक्ट है, आप इनको रोटेट करके कोई भी पोजीशन को लीजिए, सभी करेक्ट। फॉर एग्जांपल ये है आपका करंट फेजर, तो इंडक्टर के लिए वोल्टेज फेजर की बात करें तो कैसा बनना? इससे वोल्टेज फेजर लीड करना, लीड करना मीन्स लीड करना कितना डिग्री से? 90 डिग्री से। लीडिंग डायरेक्शन मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये होना आपका लीडिंग डायरेक्शन। दिस इज व्हाट योर V। ओके, नेक्स्ट और भी बात करें इंडक्टर के लिए ही, देन यू सी वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडक्टर। वेवफॉर्म्स of V and I for inductor, voltage and current for inductor. Let's see please. ये है आपका एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ओमेगा टी लेते, टाइम एक्सिस। वोल्टेज फेजर को लीड करना करंट फेजर से मीन्स इफ इट्स योर वोल्टेज फेजर, यदि ये वोल्टेज फेजर है देन करंट फेजर जो है वो क्या होना?
वो 90 डिग्री से लैग करना है। 90 डिग्री लैग करना मतलब 90 डिग्री बाद शुरू होना, बाद एग्जिस्ट करना। इस बार ये 90 डिग्री यहां से शुरू होना। ओके, ये आपका क्या रहा, करंट वेवफॉर्म, और ये आपका रहा वोल्टेज वेवफॉर्म। ठीक, तो ना अब इसी में बात कर ले कि करंट वेवफॉर्म जो है, करंट वेवफॉर्म और करंट जब जीरो को क्रॉस करता उस समय वोल्टेज जो है अपना किस वैल्यू को क्रॉस करता और किस वैल्यू को रीच करता। सी फॉर इंडक्टर व्हेन वोल्टेज रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू करंट क्रॉसेस जीरो वैल्यू, और करंट हैव जीरो क्रॉसिंग व्हेन वोल्टेज हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जब जिस मोमेंट में, जिस इंस्टेंट में वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है उसी इंस्टेंट में करंट का कौन सा वैल्यू आपको मिलता, बोलेंगे जीरो वैल्यू मिलता, जीरो वैल्यू मिलता। आप ये सभी ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व करेंगे ना। और भी बात यहां पर करना देना, कौन फेजर आगे चल रहा, बोलेंगे वोल्टेज फेजर लीड्स फ्रॉम करंट फेजर, कितना डिग्री से आगे चल रहा, बोलेंगे 90 डिग्री। दिस इज व्हाट योर 90 डिग्री, 90 डिग्री, phi इक्वल्स टू 90 डिग्री। यस और नो। अब पावर की बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर, इसी में इंस्टेंटेनियस पावर की अगर बात करें, देन यू सी प्लीज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस करंट गिव्स यू इंस्टेंटेनियस पावर, गिव्स यू इंस्टेंटेनियस पावर। अब करंट नेगेटिव आपको 0 से 90 डिग्री तक करंट आपको नेगेटिव दिख रहा है और वोल्टेज आपको क्या दिख रहा, पॉजिटिव दिख रहा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, व्हाट विल गेट, नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव मिलेगा। वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, कब तक, बोलेंगे अप टू 180 डिग्री। सो यहां तक आपको क्या मिलना, पॉजिटिव पावर मिलेगा। फिर करंट पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, यहां तक 270 डिग्री तक नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, लाइकवाइज। दिस इज व्हाट योर इंस्टेंटेनियस पावर वेव फॉर्म, इंस्टेंटेनियस पावर वेव फॉर्म। गौर करिए, इंस्टेंटेनियस पावर जो है एक कंप्लीट साइकिल, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर का एक कंप्लीट साइकिल की बात करें, देन एवरेज पावर आप कितना पाएंगे, एवरेज पावर पॉजिटिव साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल में जितना एरिया एक्वायर कर रहा पावर वेव फॉर्म उतना ही एरिया एक्वायर कर रहा नेगेटिव हाफ साइकिल में। देन एवरेज वैल्यू ऑफ दिस पावर वेव फॉर्म इज हाउ मच, बोलेंगे जीरो, बोलेंगे जीरो। सो बोलेंगे प्योर इंडक्टर का एवरेज पावर जीरो होता, क्यों, हाफ साइकिल में जितना पावर लेता नेक्स्ट हाफ साइकिल में उतना ही पावर क्या कर देता, फीडबैक कर देता, मीन सोर्स को ही सप्लाई कर देता। ऑन एवरेज नेट पावर इज, और नेट एवरेज पावर इज जीरो। दिस इज व्हाट योर एवरेज वैल्यू। मतलब एक फुल साइकिल में नेट एरिया, पावर कर्व का नेट एरिया कितना है, जीरो, तो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर कितना, जीरो। ये किसके लिए ऐसा मिल रहा है आपको, प्योरली इंडक्टिव लोड के लिए। सो फॉर प्योरली इंडक्टिव लोड एवरेज पावर इक्वल्स टू जीरो। फार्मूला से भी आप पाएंगे, फार्मूला से पाना कहने का मतलब है एवरेज पावर यूर राइटिंग P इक्वल्स टू बोलते RMS value of voltage multiplied by RMS value of current multiplied by cosine of phase angle between voltage and current phasor। वोल्टेज और करंट फेजर के बीच में फेज एंगल डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री, cos 90 कितना होता, जीरो। वहां से भी आप पाएंगे P इक्वल्स टू जीरो। और वट एवर द पावर दैट इज एसोसिएटेड विथ दिस इंडक्टर इज योर रिएक्टिव पावर Q इक्वल्स टू, यू नो, फार्मूला से अगर बात करें तो RMS value of voltage multiplied by RMS value of current multiplied by sine of angle between phase angle between voltage phasor and current phasor। voltage and current phasor के बीच में phase angle difference कितना है, 90 डिग्री। so sin 90 कितना, 1, तो बोलेंगे VRMS multiplied by IRMS। this is what your reactive power, मतलब whatever the power, जो कुछ भी पावर है, मतलब whatever the power associated to inductor, that is reactive power only। this is why inductor is called reactive element।
हाँ, इंडक्टर को क्या बोलते? इट्स योर रिएक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट सी, अब इसके लिए और भी अगर बात करें, अच्छा पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर फॉर इंडक्टर इक्वल्स टू हाउ मच? बोलेंगे 0 cos ऑफ 90 डिग्री दैट इज 0, और इसको बोलेंगे क्या? ZPF, जीरो पावर फैक्टर। अब सी, अब ZPF है जरूर, वेदर इट इज लैगिंग और लीडिंग, तो पावर फैक्टर में टर्म इंक्लूड करते लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, इस बेसिस पर कि वेदर द करंट फेजर इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज फेजर और लीडिंग फ्रॉम वोल्टेज फेजर। तो इंडक्टर के लिए करंट फेजर वोल्टेज से क्या करता? इंडक्टर के लिए करंट फेजर वोल्टेज फेजर से लैग करता है। इंडक्टर के लिए करंट फेजर वोल्टेज फेजर से लैग करता है। यही वजह है कि इंडक्टर को क्या बोलेंगे? एक लैगिंग एलिमेंट बोलेंगे। लैगिंग एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट किस बेसिस पर बोलना, और लैगिंग सर्किट, लीडिंग सर्किट किस बेसिस पर बोलना? वेदर द करंट फेजर लैग्स फ्रॉम वोल्टेज फेजर और लीड्स फ्रॉम वोल्टेज फेजर। यदि करंट फेजर वोल्टेज फेजर से लैग करेगा, बोलेंगे एलिमेंट को लैगिंग एलिमेंट, और सर्किट को बोलेंगे लैगिंग सर्किट। और यदि करंट फेजर वोल्टेज फेजर से लीड करेगा तो बोलेंगे लीडिंग एलिमेंट और लीडिंग सर्किट। सर्किट में सर्किट बोलेंगे, और एलिमेंट के लिए लैगिंग एलिमेंट बोलेंगे ना। सी, यहां पर इंडक्टर के लिए करंट फेजर वोल्टेज फेजर से क्या कर रहा? बोलेंगे लैग कर रहा, लैग कर रहा। तो इसीलिए इसके पावर फैक्टर को बोलेंगे ZPF, लैगिंग पावर फैक्टर, ZPF लैग। तो प्योरली इंडक्टिव एलिमेंट के लिए पावर फैक्टर क्या बोलेंगे? ZPF, लैगिंग पावर फैक्टर। और यही वजह है कि इंडक्टर, प्योर इंडक्टर को और आप किस नाम जानते? ZPF, लैगिंग एलिमेंट के तौर पे आप जानते। प्योरली इंडक्टिव लोड को आप किस नाम से जानते? ZPF, लैगिंग लोड के नाम से आप जानते हैं। इसी बेसिस पर आप बोलते, क्योंकि इसका पावर फैक्टर ZPF लैग होता। ओके, सो इतने सारे इंफॉर्मेशंस आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट यू सी फॉर कैपेसिटर। तो वोल्टेज, करंट, फेजर रिलेशन और फेज रिलेशनशिप फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए बात कर रहे हैं। VI रिलेशनशिप फॉर व्हाट? फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए बात कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर an AC source which is used to supply a pure capacitor। एक प्योर कैपेसिटर को सप्लाई करने के लिए आप AC सोर्स यूज कर रहे हैं। प्योर कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस लेट से C है। कैपेसिटेंस कितना? C फैराड। दिस इज फॉर योर वोल्टेज एंड करंट। यू नो कैपेसिटर के लिए जो रिलेशन है करंट वोल्टेज के बीच में, बोलते हैं करंट थ्रू इंडक्टर गिवन बाय I इक्वल्स टू C dV by dt। I is equal to C dV by dt। ना वोल्टेज को अजूम कर लेते, वोल्टेज का साइनसोइडल एक्सप्रेशन अजूम कर लेते, करंट का एक्सप्रेशन मालूम कर लेते, देन हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे फेज एंगल का, आसान होगा। तो लेट अस कंसीडर वोल्टेज फेजर इज गिवन बाय V इक्वल्स टू, और V फेजर इक्वल्स टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। I फेजर मालूम नहीं है, तो I फेजर बोलेंगे कितना? C इंटू डी V फेजर dt। आप लिखेंगे C d dt ऑफ Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। अगेन यू डिफरेंशिएट, आप पाएंगे C Vm ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, आप ये पाएंगे ना। सी, फिर से कॉस को आप साइन में कन्वर्ट करिए। वाई? बिकॉज आप जो रिफरेंस लिए हैं वोल्टेज का एक्सप्रेशन साइन के टर्म्स में है, फेज कंपैरिजन आसान होगा। तो C और ओमेगा C Vm
साइन ऑफ कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ऐसे भी आपको पूछा जाए कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी से लैग करता लीड करता, बोलेंगे कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी से 90 डिग्री लीड करता है। तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, यू कैन राइट लाइकवाइज दिस वर योर करंट फेजर। अब Vm साइन ओमेगा टी, अब यहां से आप कंपैरिजन कर लीजिए प्लीज। वोल्टेज माने थे Vm साइन ओमेगा टी, करंट का जो एक्सप्रेशन आया जस्ट यू कंपेयर फेज, हाँ एम्पलीट्यूड लिव इट, एम्पलीट्यूड के बारे में भी नहीं सोचना, बस फेज एंगल देखिए। वोल्टेज को रिफरेंस लिए थे 0 डिग्री फेज एंगल, करंट का जो फेज एंगल आया कितना आया 90 डिग्री। तो यहां पर करंट फेजर जो है वो लीड कर रहा वोल्टेज फेजर से बाय हाउ मच डिग्री, बोलेंगे बाय 90 डिग्री। तो फॉर कैपेसिटर जस्ट इंडक्टर का उल्टा, कैपेसिटर के केस में क्या है, करंट थ्रू कैपेसिटर लीड्स फ्रॉम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बाय 90 डिग्री। ओके, इस बात को आप ख्याल रखेंगे। और इसको आगे आप लिख सकते हैं क्या, करंट फेजर इज इक्वल टू ओमेगा सी Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री को आप लिख सकते जे Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, जो प्लस 90 डिग्री है उसके लिए एक ऑपरेटर यूज कर लिए प्लस जे, है ना। आप इसी को लिख सकते हैं जे ओमेगा सी वी फेजर, करंट फेजर इक्वल्स टू जे ओमेगा सी इंटू वी फेजर। ओके, अब सी वी फेजर इक्वल टू हाउ मच देन 1 बाई से ओमेगा सी इंटू आई फेजर, बार लिख रहे हैं फेजर के लिए, हाँ फेजर मीन्स इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज एंगल ना। आई के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाइड है, वी फेजर इक्वल टू समथिंग इनटू करंट फेजर जो है समथिंग क्या रिप्रेजेंट करता, दिस रिप्रेजेंट्स इंपीडेंस। कौन सा इंपीडेंस, तो कैपेसिटर के लिए है तो बोलेंगे कैपेसिटिव इंपीडेंस। तो ZC बराबर कितना मिला आपको 1 बाई जे ओमेगा सी। आई एम राइटिंग नेक्स्ट, सो ZC इज इक्वल टू 1 बाई जे ओमेगा सी। आप यही पाए थे, लेट्स सी, अब सीन ZC is equal to 1 by j omega c। ना C को लिख सकते that is equal to माइनस, स्लाइस करेंगे J को, J से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यू नो J का वैल्यू की अगर बात करें तो होता कितना, स्क्वायर रूट ऑफ -1 J स्क्वायर -1 जे क्यू हो जाएगा आपका -J4 + 1। सब वैल्यूज याद रखना है ना। सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा देखते पर उसी के लिए यहां पर जे ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं। जे क्यों यूज कर रहे हैं, आई क्यों नहीं, बोलेंगे यहां करंट आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, करंट से मिसमैच नहीं हो, आई से मिसमैच नहीं हो, इसीलिए आप अलग ऑपरेटर यूज कर रहे, मतलब अगर अलग रिप्रेजेंटेशन ले रहे, दैट इज योर जे। ओके, सो माइनस जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना -J to 1 by ओमेगा सी। अब इसी को लिख सकते हैं -JXC, वेयर XC इज इक्वल टू हाउ मच, और XC को क्या बोलना, XC इज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, capacitive reactance that represents magnitude of capacitive impedance, where capacitive reactance XC equals to 1 by omega C, that is 1 by 2 pi FC। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे यूनिट्स इनके क्या होना, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, इनका यूनिट ओम होना, है ना, ओम होना, आप ध्यान रखेंगे। सो अब कंक्लूड करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, फेजर्स यहां इसका बनाए नहीं, लेट्स सी प्लीज, वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशंस, वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशंस फॉर कैपेसिटर, किसका,
करंट एंड वोल्टेज के लिए फॉर कैपेसिटर। सी वाई एक्स एक्सिस लिख रहे हैं ओमेगा टी। यहां पर आप देखें इन कैपेसिटर में कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करने वाला करंट कैपेसिटर के क्रॉस एपियर होने वाला वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता। कैपेसिटर के क्रॉस एपियर होने वाला वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता। तो पहले कौन एग्जिस्ट करना? पहले करंट एग्जिस्ट करना। देना लैग कौन करना? बोलेंगे वोल्टेज लैग करना। बाय हाउ मच एंगल? 90 डिग्री। मींस एग्जिस्टेंस ऑफ करंट इज बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ वोल्टेज। बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ वोल्टेज। सो पहले करंट की बात करते, दिस इज व्हाट योर करंट वेव फॉर्म। और वोल्टेज वेव फॉर्म की बात करें देन वोल्टेज जो है 90 डिग्री बाद शुरू होगा। लाइकवाइज एक्सटेंड कर दी इसको। ये आपका है करंट वेव फॉर्म एंड दूसरा ये आपका है वोल्टेज वेव फॉर्म, है ना, वोल्टेज वेव फॉर्म। सी अब यहां पर गौर करिए, वोल्टेज का जिस मोमेंट में जीरो क्रॉसिंग मिल रहा आपको, उस मोमेंट में करंट क्या रीच कर रहा? मैक्सिमा रीच कर रहा। ऐसे सब सवाल बनते हैं। हाँ, इन प्योर कैपेसिटर at the instant when voltage phasor reaches its zero crossing or crosses its zero value, current phasor reaches its क्या रीच करता? बोलेंगे current phasor reaches its maximum value। ठीक, तो नेक्स्ट यहीं पर बात करें इंस्टेंटेनियस पावर की, तो सेम कॉन्सेप्ट फिर से फॉलो करना। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस करंट, तो वेव फॉर्म में ही मल्टीप्लाई करना। देखिए दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, देन प्रोडक्ट का भी मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है। कहने का मतलब जो आपको प्रोडक्ट भी मिलना है वो भी साइन वेव को फॉलो करने वाला होगा। अब होगा इसका ये मतलब है, मतलब साइन वेव होगा और आप उस वेव को कैसे मालूम करेंगे? सिंपली पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए करंट पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव, तो पावर भी क्या मिलना? पॉजिटिव। करंट पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव, पावर मिलना नेगेटिव। मींस ये प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव मिलेगा तो पावर पॉजिटिव, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव मिलेगा तो पावर नेगेटिव। बताइए 0 to 90 डिग्री तक में करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट की अगर बात करें, वेव फॉर्म में ही प्रोडक्ट करिए, तो पॉजिटिव मिलना नेगेटिव मिलना? बोलेंगे नेगेटिव। वोल्टेज इज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, तो नेगेटिव मिलना। सो दिस इज व्हाट योर पावर। फिर टू 180 डिग्री करंट पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। नेक्स्ट वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव, देन लाइकवाइज। अब फिर से गौर करिए, इंस्टेंटेनियस पावर जो है एक कंप्लीट इंस्टेंटेनियस पावर का अगर कंप्लीट साइकिल में बात करें, साइकिल यहां शुरू कर रहे हैं सपोज, कंप्लीट साइकिल में बात करें, जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया। मींस एवरेज पावर गिव्स यू 0। क्यों? बिकॉज इट फॉलोज अ सिमेट्रिकल वेव फॉर्म। सिमेट्रिकल वेव फॉर्म का फुल साइकिल में एवरेज कितना होता? 0 होता। पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया बराबर, तो फुल साइकिल में एवरेज 0, सो एवरेज पावर जो होगा कितना होना? 0। और ऐसे भी जानते P इक्वल्स टू VI cos phi यहां पर कितना? 0 cos 90। सो अब बोलेंगे VI cos of 90, that will be 0। तो एक्टिव पावर 0 और एवरेज पावर 0। रिएक्टिव पावर क्या मिलना? तो VI RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 90। साइन ऑफ 90 कितना होना? 1 होना, दैट इज इक्वल टू V इंटू I। सो 0 वाट, और रिएक्टिव पावर को बोलेंगे भार, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। नाउ अब इसका फेजर डायग्राम, अगर वोल्टेज और करंट का फेजर्स को यदि दिखाएं, किसके लिए? फॉर कैपेसिटर वोल्टेज एंड करंट फेजर कैन बी ड्रॉन एज। आप जानते हैं
करंट फेजर जो है वोल्टेज फेजर से लीड करता। पहले आप वोल्टेज फेजर बनाए रेफरेंस के तौर पे, देन करंट फेजर जो है कैसा होना, लीड करना। लीड मीन्स एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। एंगल हमेशा कहां लेंगे, ओरिजिन पर लेंगे, टिप पॉइंट पर नहीं लेंगे। दिस वाज योर 90 डिग्री। ये करंट फेजर। क्या बस ऐसा ही बना सकते? नहीं, अरे स्पेस में कोई भी पोजीशन ये ले सकता, बिकॉज फेजर्स आर बेसिकली रोटेटिंग वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेड बाय रोटेटिंग वेक्टर्स। अगर ये वोल्टेज फेजर है, देन करंट फेजर कहां होगा? करंट फेजर जो है 90 डिग्री लीड करने वाला यहां होगा। इस बार करंट फेजर। अगर ये करंट फेजर है, देन वोल्टेज फेजर कहां होना? वोल्टेज फेजर 90 डिग्री लैग करने वाला। दिस इज व्हाट योर वोल्टेज फेजर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री, 90 डिग्री लाइक दिस। अगर ये करंट फेजर है, देन वोल्टेज फेजर कहां होना? वोल्टेज फेजर जो है वो लैग करना। लैग करना मीन्स, लैग करना मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज व्हाट योर डायरेक्शन ऑफ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यहां से क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने की दिशा में ये वोल्टेज फेजर। ऑल दिस फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग current and voltage phasors for capacitor, for pure capacitor. Now see, this is what your information, or this is what your phasor analysis for resistor, inductor and capacitor. मतलब करंट और वोल्टेज का फेजर का अगर एनालिसिस की मतलब कि कंक्लूजन्स की अगर बात करें, किसके लिए? इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर के लिए। दिन कुछ इस प्रकार है। फॉर रेजिस्टर, रेजिस्टर के लिए एक कंक्लूजन्स यहां पर तय करते हैं। कंक्लूजन्स, यू प्लीज रिमेंबर दीज कंक्लूजन्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर। कंक्लूजन्स, यू प्लीज सी नेक्स्ट। कंक्लूजन्स, आई एम कंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट्स वॉट एवर यू हैव सीन। कंक्लूजन्स, पहला, फॉर रेजिस्टर, रेजिस्टर के लिए, रेजिस्टर मीन्स प्योर रेजिस्टर, फॉर प्योर रेजिस्टर, दिस इज व्हाट योर सर्किटल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टर। ये वोल्टेज एंड करंट, कैसा वोल्टेज? साइनोसोडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट। करंट और वोल्टेज V and I phasors are in phase to each other. पहला कंक्लूजन ये आपको ध्यान रखना, वोल्टेज और करंट फेजर दोनों क्या होना? इन फेज टू ईच अदर, मीन्स बोथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। दोनों क्या एग्जिस्ट करना? एक साथ एग्जिस्ट करना। अब वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल डिफरेंस की बात करें तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना आपको, क्या? फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फेजर, सो कॉल्ड पावर फैक्टर एंगल, इक्वल्स टू 0 डिग्री। नेक्स्ट, विच इंप्लाइज पावर फैक्टर फॉर प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट और फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट और फॉर प्योरली रेजिस्टिव लोड इक्वल्स टू cos of 0, that is unity, और बोलेंगे यूनिटी पावर फैक्टर यूपीएफ। सो पावर फैक्टर एंगल कितना? 0। पावर फैक्टर कितना बोलेंगे? यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट you remember for resistor, that is purely resistive element, also called purely resistive element or load or circuit, also called, इनको और क्या बोलेंगे? यूपीएफ एलिमेंट और यूपीएफ लोड और यूपीएफ सर्किट, यूपीएफ सर्किट। अब for purely resistive load, what about your active power?
P equals to supply voltage or RMS value of supply voltage multiplied by RMS value of supply current. That is, whatever the AC power associated to purely resistive element, that is nothing but active power only. तो पूरा का पूरा जो AC पावर है, जो apparent पावर होगा रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए, वो पूरी तरह से 100% क्या होगा, एक्टिव पावर ही होगा. That's why that is your V into I. V into I normally आप क्या बोलते हैं, that is equal to S. So apparent power equals to active power. किस केस में, for purely resistive element. And apparent power जो active power के बराबर हो जाना means what about your reactive power? Q equals to 0. Reactive power associated to purely resistive element equals to 0 only. Equals to 0 only. Please remember. So more thing you please follow. One more thing, there is resistive impedance ZR. Resistive impedance ZR equals to R only. Resistive impedance ZR equals to R only. तो ओम्स लॉ रिलेशन इसके लिए और क्या बोलेंगे देन, ओम्स लॉ रिलेशन फॉर रेजिस्टर वोल्टेज फेजर equals to, or directly I am writing VR. VR equals to R into I, or simply I am not showing a bar को दिखाने की जरूरत नहीं है, simply बोल रहे V. V equals to R into I. This is what your Ohm's law relation for resistor in AC circuit. For pure resistor, this is what your Ohm's law relation. V equals to R into I. जहां पर R क्या रिप्रेजेंट कर रहा, R is representing resistive impedance. R is representing resistive impedance. Okay. So इतने सारे इंफॉर्मेशंस आप ध्यान रखेंगे किसके लिए, फॉर प्योर रेजिस्टर और फॉर प्योरली रेजिस्टिव लोड और फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. सम मोर थिंग लाइक वेव फॉर्म में, वेव फॉर्म बात करेंगे फॉर रेजिस्टर. जिस मोमेंट में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर अपना जीरो को क्रॉस करेगा, उसी मोमेंट में करंट भी जीरो को क्रॉस करेगा. जिस मोमेंट में, जिस क्षण में वोल्टेज फेजर जो है मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा, उसी मोमेंट में करंट फेजर किसको क्रॉस करना, मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस करना और रीच करना. ये बात आप ध्यान रखेंगे. और यहां पर वन मोर थिंग यू हैव सीन, वन मोर इंफॉर्मेशन जो एनालिसिस में आप देखे थे, जिसको भी याद रखना जरूरी है. इंस्टेंटेनियस पावर, स्मॉल p आई एम राइटिंग, इंस्टेंटेनियस पावर फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस पावर frequency equals to twice the supply frequency. Remember ये रिजल्ट इसी में नहीं आना, ये प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट में आया, प्योरली इंडक्टिव एलिमेंट में आया, प्योरली कैपेसिटिव एलिमेंट में आया, कॉम्बिनेशन ऑफ आरएल में आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ आरसी में आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी में आएगा, सभी में आना. मतलब सिंपली in AC circuit, in AC system, instantaneous power frequency is twice the supply frequency. You remember as a common रिजल्ट. हाँ, आप इसको ध्यान रखेंगे कि इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होना, ट्वाइस द सप्लाई फ्रीक्वेंसी. सिंपली सप्लाई फ्रीक्वेंसी मींस सप्लाई वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी. ओके ना, अब ऐसा ही कंक्लूजन आपको कंक्लूड करना किसके लिए, कंक्लूजन्स फॉर प्योरली इंडक्टिव एलिमेंट. लेट अस कंसीडर एन इंडक्टर. ऑलरेडी वी हैव डन द एनालिसिस, हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, बस उनके कंक्लूजन्स को कंक्लूड कर रहे हैं. फाइनली आपको कंक्लूजन ही ध्यान रखना है. सो दिस इज व्हाट योर एल, करंट आई, वोल्टेज V. यू डोंट कंसिडर दिस योर डीसी वोल्टेज, नो, इट्स योर एसी वोल्टेज. बोलेंगे प्लस माइनस का है मार्किंग, किसी मूवमेंट के लिए मार्किंग कर रहे हैं. हाँ ना, पहला कंक्लूजन की अगर बात करें, देन वोल्टेज फेजर लीड्स करंट फेजर बाय 90 डिग्री. और इसी को बोल सकते हैं, अरे वोल्टेज लीड करता करंट से, मतलब करंट लैग करता वोल्टेज से. और इसी को बोलेंगे करंट फेजर लैग्स
voltage phasor by 90 डिग्री। सी प्लीज, जैसा कि करंट फेजर लैग करता वोल्टेज से, इसी वजह से इसको क्या बोलते? लैगिंग एलिमेंट। जैसा कि करंट फेजर वोल्टेज फेजर से लैग करता, यहीं से बोलते इंडक्टर इज कंसिडर्ड एज अ लैगिंग एलिमेंट। लैगिंग एलिमेंट कहां से आया नाम? जैसा कि करंट फेजर जो है वो वोल्टेज फेजर से क्या करता? लैग करता। और ये प्योरली लैगिंग एलिमेंट है बिकॉज इट लैग्स बाय मैक्सिमम 90 डिग्री, मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री। ना सी, अब इसका अगर फेजर डायग्राम की बात करें, देन इफ दिस इज योर वोल्टेज फेजर, करंट फेजर क्या करना? 90 डिग्री लैग करना। और इफ दिस इज योर करंट फेजर, देन वोल्टेज फेजर 90 डिग्री लीड करना। लीडिंग डायरेक्शन मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लैगिंग डायरेक्शन शुड मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट दूसरा जो रीजन आपको नोट करके रखना, व्हाट इज योर पावर फैक्टर एंगल? फाई इक्वल्स टू, पावर फैक्टर एंगल इज यू नो फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट फेजर। यहां पर जो सप्लाई वोल्टेज है और सप्लाई करंट है दोनों इंडक्टर के लिए ही है, तो इंडक्टर के क्रॉस एपियर होने वाला वोल्टेज और इंडक्टर के थ्रू फ्लो करने वाला करंट के बीच में जो फेज एंगल डिफरेंस होगा, दैट इज व्हाट योर पावर फैक्टर एंगल फाई। फाई कितना मिलना? 90 डिग्री, विच इंप्लाइज पावर फैक्टर cos phi equals to how much? cos 90. cos 90 means 0, तो बोलेंगे 0 पावर फैक्टर। अब 0 पावर फैक्टर लैग की लीड, जैसा कि एलिमेंट ये लैगिंग एलिमेंट है, इसलिए बोलेंगे ZPF लैग, ZPF लैग। ओके, नेक्स्ट लेटर ऑन और भी बात करें, व्हाट अबाउट योर एक्टिव पावर? एक्टिव पावर और एवरेज पावर और ट्रू पावर, कंज्यूमेबल पावर, डिसिपेबल पावर, यूटिलाइजेबल पावर, सब एक ही नाम है। सो एवरेज पावर कितना मिलना? एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टर इज 0। हाँ, अब देखें इंस्टेंटेनियस पावर का वेव फॉर्म देखें, पॉजिटिव एक फुल साइकिल में पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया दोनों बराबर, सो एवरेज पावर कितना मिलना? 0। इसका मतलब कि एवरेज पावर 0 मिलने का क्या मतलब है कि एक हाफ साइकिल में जितना एनर्जी और जितना जो पावर लेगा या एनर्जी जो लेगा इंडक्टर, जितना एनर्जी लेगा और जितना पावर लेगा इंडक्टर, उतना ही पावर नेक्स्ट हाफ साइकिल में पूरी तरह से फीडबैक और सोर्स को ही सप्लाई कर देगा, डिलीवर कर देगा। ठीक, तो मींस कोई पावर का कंजम्पशन इंडक्टर नहीं करेगा। दैट इज द मीनिंग। सो P इक्वल्स टू 0, P कितना? 0। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट योर रिएक्टिव पावर? Q की बात करें, देन मैक्सिमम कितना आता? देखे थे, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, दैट इज इक्वल टू अपरेंट पावर। मतलब टोटल एसी पावर, जो कुछ भी एसी पावर सर्किट में होगा, दैट इज योर रिएक्टिव पावर ओनली। कैसा सर्किट में? प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। और कैसा एलिमेंट में? प्योरली इंडक्टिव एलिमेंट में। सो ये पूरी रिएक्टिव पावर पूरी तरह से किसके बराबर? टोटल एसी पावर के बराबर, अपरेंट पावर के बराबर। अपरेंट पावर रिप्रेजेंटेड बाय एस। ओके, नेक्स्ट लेटर ऑन और भी बात करें, आप देखे थे वोल्टेज करंट और ओम्स लॉ रिलेशन फॉर इंडक्टर, वोल्टेज फेजर इक्वल्स टू J ओमेगा L इंटू करंट फेजर, और इसी को आप बोले वोल्टेज फेजर इक्वल्स टू ZL इंटू I फेजर। तो इंडक्टिव इंपीडेंस कितना? इंडक्टिव इंपीडेंस बोलेंगे J ओमेगा L, और जहां पर ओमेगा L को क्या बोलते? ओमेगा L इज रिप्रेजेंटेड बाय XL, सो कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। और XL बराबर कितना? ओमेगा इंटू L, दैट इज इक्वल टू 2 पाई F इंटू L। ठीक, तो
मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव इंपीडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखेंगे, फ्रीक्वेंसी को 2 गुना करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा और इंडक्टिव इंपीडेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, बोलेंगे वो भी 2 गुना हो जाएगा। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रहा है क्या? नो, रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी in power frequency range. Next, so these are what the informations you have to remember for inductor. ये सभी informations इंडक्टर के लिए आपको क्या रखना, ध्यान रखना। पहला क्या बोले, इंडक्टर के क्रॉस एपियर होने वाला वोल्टेज इंडक्टर के थ्रू फ्लो करने वाला करंट से 90 डिग्री लीड करता है, या करंट थ्रू इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर से 90 डिग्री लैग करता है। और जैसा कि करंट जो है वोल्टेज फेजर से लैग करता, इसीलिए इंडक्टर को क्या बोलते हैं, लैगिंग एलिमेंट कहते हैं। कैसा लैगिंग एलिमेंट? प्योरली लैगिंग एलिमेंट कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट लैग्स बाय मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम फेज एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट, फेज एंगल कितना होना? 90 डिग्री। लैगिंग की लीडिंग बोलेंगे 90 डिग्री लैग। पावर फैक्टर 0 पावर फैक्टर लैग, इसीलिए प्योर इंडक्टर को क्या बोलेंगे? 0 पावर फैक्टर लैगिंग एलिमेंट कहेंगे। या प्योरली इंडक्टिव सर्किट को क्या बोलेंगे? 0 पावर फैक्टर ZPF लैगिंग सर्किट कहेंगे। नेक्स्ट, एक्टिव पावर और एवरेज पावर एसोसिएटेड टू प्योर इंडक्टर, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव एलिमेंट, प्योरली इंडक्टिव लोड इक्वल्स टू 0। एवरेज पावर एसोसिएटेड टू प्योर इंडक्टर इज 0। नेक्स्ट बात करें वोल्टेज करंट फेजर रिलेशन, मतलब ओम्स लॉ रिलेशन फॉर इंडक्टर, बोलेंगे वोल्टेज फेजर इक्वल टू J ओमेगा L इंटू करंट फेजर, जहां पर J ओमेगा L जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता? इंडक्टिव इंपीडेंस, और जहां पर ओमेगा L क्या रिप्रेजेंट करता? इंडक्टिव रिएक्टेंस। हाँ, J के साथ बोलेंगे JXL इज योर ZL। ZL को क्या लिख सकते हैं? ZL इक्वल्स टू JXL। JXL J ऑपरेटर के साथ बोलेंगे। ओके, सो हियर व्हाट द इंफॉर्मेशंस यू हैव टू रिमेंबर, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, कंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए जो इंफॉर्मेशंस आपको ध्यान रखना है, पहला इंफॉर्मेशन तो बोलेंगे करंट फेजर वोल्टेज फेजर से 90 डिग्री लीड करता। करंट फेजर लीड्स वोल्टेज फेजर बाय हाउ मच डिग्री? बाय 90 डिग्री। करंट कहां का, वोल्टेज कहां का? तो करंट थ्रू कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। हाँ, जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसी एलिमेंट के थ्रू फ्लो करने वाला करंट और उसी एलिमेंट के अक्रॉस एपियर होने वाला वोल्टेज। ओके, वोल्टेज इज अक्रॉस पैरामीटर, करंट इज थ्रू पैरामीटर। नेक्स्ट, और इसी को बोलेंगे वोल्टेज फेजर लैग्स करंट फेजर बाय 90 डिग्री। वोल्टेज फेजर करंट फेजर से 90 डिग्री लैग करता है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन की बात करें, देन व्हाट अबाउट योर पावर फैक्टर एंगल? बोलेंगे phi इक्वल्स टू 90 डिग्री लीड। व्हाई लीड? एज करंट फेजर लीड्स द वोल्टेज फेजर। करंट फेजर वोल्टेज फेजर से क्या कर रहा है, इस बेसिस पर ये आप लैग और लीड नाम दे रहे हैं। तो फेस एंगल बोलेंगे 90 डिग्री लीड। सो व्हाट अबाउट योर पावर फैक्टर? पावर फैक्टर इक्वल्स टू cos 90, अगेन 0। तो 0 पावर फैक्टर लीड की लैग बोलेंगे लीड, 0 पावर फैक्टर लीड। इसीलिए प्योरली कैपेसिटिव एलिमेंट को क्या बोलेंगे? ZPF लीडिंग एलिमेंट, 0 पावर फैक्टर लीडिंग एलिमेंट। नेक्स्ट, और इंफॉर्मेशन की बात करें तो व्हाट अबाउट योर एवरेज पावर? एवरेज पावर फॉर प्योर कैपेसिटर इज अगेन 0। एवरेज पावर फॉर प्योर कैपेसिटर इज अगेन 0। यहां भी आप देखिए इंस्टेंटेनियस पावर का जो वेव फॉर्म, मतलब पावर का जो वेव फॉर्म देखे, एक कंप्लीट साइकिल में पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया बराबर किस बात को इंगित करता? बोलेंगे 0 एवरेज पावर को इंडिकेट करता। और इवन आप फार्मूला से भी मालूम कर सकते, P इक्वल टू VI cos phi, VI cos phi का मतलब cos 90 डिग्री कितना मिलना? 0। इसका मतलब क्या है? फिर से
जितना जितना पावर लेगा एक हाफ साइकिल में, उतना ही पावर नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा बैक टू द सोर्स. व्हाट अबाउट योर रिएक्टिव पावर? Again that is equal to V into I, RMS value of voltage multiplied by RMS value of current, that is equal to apparent power. मतलब whatever the total AC power, that is equal to reactive power only. मतलब जो भी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में AC पावर अवेलेबल है वो किस फॉर्म में है, रिएक्टिव पावर के ही फॉर्म में है. ओके, नेक्स्ट अब और बात करें दिन बोलेंगे ओम्स लॉ रिलेशन. वोल्टेज फेजर इक्वल्स टू माइनस ऑफ जे एक्सी गुना, और ऐसे आप लिखेंगे माइनस ऑफ जे इंटू 1/ω_c इंटू करंट फेजर. ये रिलेशन आप पाए जहां पर माइनस जे इंटू 1/ω_c क्या रिप्रेजेंट करना, माइनस जे 1/ω_c रिप्रेजेंट्स ZC कैपेसिटिव इंपीडेंस, और ZC में और ZC इक्वल्स टू माइनस जे इंटू 1/ω_c, 1/ω_c represents reactance or called reactance, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना, 1/ω_c, और दैट इज इक्वल टू 1/2πf इंटू c. कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव इंपीडेंस मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी दो गुना होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड क्या होना, आधा हो जाएगा. हाँ, इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव इंपीडेंस का. प्लीज फॉलो दिस. फेजर की बात करें, देन इफ इट्स योर वोल्टेज फेजर, देन करंट फेजर क्या करना, लीड करना. ये रहा करंट फेजर, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से. इफ इट्स योर करंट फेजर, देन वोल्टेज फेजर क्या करना, लैग करना. लैग करना मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, लैगिंग डायरेक्शन यू टेक in clockwise direction. So this is what your voltage phasor. If this is your voltage phasor, यदि ये voltage phasor है, current phasor किधर बनेंगे, voltage phasor से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री चलेंगे आप. This is what your current phasor. स्पेस में कोई भी पोजीशन एक्वायर कर सकता. So these are what the informations you please remember for further analysis. हाँ, आगे आप जो सर्किट एनालिसिस करेंगे, जो कुछ भी पूरा एसी सर्किट का एनालिसिस करेंगे, इसी फंडामेंटल 3 कंपोनेंट्स का करंट वोल्टेज फेजर के रिलेशनशिप के बेसिस पर करेंगे. रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए जो करंट वोल्टेज फेज रिलेशनशिप देखे, प्लीज रिमेंबर ऑल कंक्लूजन्स यू हैव सीन इन दिस क्लास और इन दिस लेक्चर. आप इस सभी कंक्लूजन्स को आप ध्यान रखेंगे. So thank you for watching this session. We'll see next in classroom. So I'm going to end the session. Thank you.